पहलगाम हमले के अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में आकर के महाचुनाव रैली और एक तरीके से चुनावी रैली और चुनावी संबोधन कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। कहने योग्य बात यह है कि अभी इस समय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए था कि इतने बड़े आतंकवादी हमले किस चूक के कारण हुए। अभी इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले और इसी बीच में अभी 48 घंटे भी नहीं हुए तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे बिहार पहुंच करके बिहार से अंग्रेजी में जिस तरीके से टेररिज्म को यहां से हुंकार भरी, वो काबिले तारीफ है। सोचने वाली बात यह है कि बिहार जो कि इंडिया का सबसे इलिटरेट स्टेट है, वहां पर आकर के अगर अंग्रेजी में सामने इलिटरेट महिलाओं के सामने अगर अंग्रेजी में जिस तरीके से वो टेररिज्म को यहां से हुंकार भरते हैं, वो भी काबिले तारीफ है। एक तरफ गोदी मीडिया जहां दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास समय नहीं है, इसलिए वो एयरपोर्ट में हाई लेवल मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और एक तरफ ये दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया फर्स्ट वाला कैसे अपने अंदर रखते हैं, जिसके कारण उन्होंने सऊदी अरबिया का वो ट्रिप कैंसिल करके बीच में ही वो भारत आकर के सबसे पहले इस अटैक पे बात करने लगे। लेकिन उसी तरफ अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, अभी हमें इसका जवाब भी नहीं मिला कि वो सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुए, कैसे 4 लोग आए। अभी तक उनमें से किसी भी की मौत की खबर नहीं आई है और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बिहार दौरा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी इस पर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो ये भारत ने अभी तक पाकिस्तान पे जो चोट पहुंचाई है, क्या वो ऑप्टिमम है, क्या उसको मान लेना चाहिए कि ये चोट पाकिस्तान पे इनफ है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो ये पाकिस्तान बार बार भारत के धमकियों से नहीं डर रहा है और इस बार भी उसने ऐसा क्या कहा है जिससे भारत को सोचने की जरूरत है। इसके साथ क्या जो गोदी मीडिया इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो रही है और रियलिटी क्या है, क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कहीं से भी दिख रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग एक तरीके से बात कर रहे हैं कि ये बिहार चुनाव और इसमें आपदा में अवसर जो बीजेपी ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव रैली का संबोधन करके यहां से शुरुआत कर चुके हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसके भी बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कश्मीर के लोग जिनको बाकी भारतीय आजकल ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी ही उन आतंकवादियों को शरण देते हैं जिसके कारण आज उन 28 सैलानियों की मृत्यु हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस बिहार में पंचायती राज का आज महासम्मेलन था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेता मंचासीन थे। इसमें ऐसा कहा जाता था कि इस सभा को बहुत भव्य नहीं बनाया जाएगा। कई जगह पैम्पलेट्स भी वायरल हुए जिसमें लोगों ने यह भी बताया कि बीजेपी की तरफ से ये चीज पूरी तरीके से निर्देशित थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर के आने हैं। एक तरफ वो पैम्पलेट्स वायरल हो रहे हैं और एक तरफ गोदी मीडिया ये कह रही है कि इस सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वागत से मना कर दिया। अब मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा स्वागत क्या होगा। जितनी परफेक्ट वो आयोजन किया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे काफी बड़ा और काफी पैसे खर्च किए गए थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या इसको हम अबेंडन कर सकते थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया फर्स्ट का बात कहते हुए सऊदी अरेबिया से बीच में ही ट्रिप कैंसिल करके यहां आ गए, हाई कमान की मीटिंग करी, क्या इसको भी रोका जा सकता था। हालांकि अब इसको रोका नहीं गया और ये बात आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी आए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि पूज्य बापू, अब सबसे बड़ा चोट उन अंधभक्तों पे है जो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी और सावरकर में या गोडसे में, हम गोडसे को मानते हैं, महात्मा गांधी विभाजन के कारण थे। तो क्या वो आज से ये मान लेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पूज्य बापू ने अपनी सत्याग्रह यहीं से शुरू करी थी, तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी इसीलिए बिहार आए क्योंकि उनको भी आतंक को खत्म करने के लिए यहां से सत्याग्रह शुरू करना है। अब इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि क्या बिहार में चुनाव है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कैंसिल नहीं किया। अगर बिहार में चुनाव नहीं रहता तो क्या इसे कैंसिल किया जाता, यह भी क्वेश्चन है और भारत की जनता, बिहार की जनता इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती है। एक तरफ जो विपक्ष इन पे दावा कर रहा है कि ये लोग गलत तरीके से बातों को नैरेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के बजाय सबसे पहले हम उस चीजों को, उन चूक हुए मामलों को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपनी चुनावी रैली में लगी हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रोटोकॉल था और यहां पे पहले से प्री प्लानिंग हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पे कोई चुनावी रैली करने नहीं आए थे, लेकिन उनके भाषण में जिस तरीके से आंकड़ों की बात उन्होंने करी कि क्या क्या एनडीए ने आज तक इन 15 सालों में काम किया है, उस आंकड़ों की जब वो बात करने लगे और जिस तरीके से वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ पढ़ के जो आंकड़ा, बड़े बड़े आंकड़ा दे रहे थे, जैसे 2 लाख से ज्यादा पीएम आवास, इस तरीके से कई आंकड़ा उन्होंने दिया, जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि वो
कहीं से भी वो चुनावी महासभा रैली इस टाइप का कुछ ना हो। बिल्कुल लग रहा था कि वो अपने काम गनवा रहे हैं और सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं। बीच बीच में वो पानी भी पीते दिखे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को रोना नहीं आया, क्योंकि 28 सैलानी जो मरे हैं, अब इसके पीछे क्या कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ही खुद बताएंगे कि इनको इस समय रोना क्यों नहीं आया। कई बार उनको भाषण में रोता देखा गया है, लेकिन इस बार जो 28 सैलानी मरे हैं, इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रो रो कर ये नहीं कहा कि इस बार आतंकवादी को चोट करने के लिए हमें वोट करिए। अब इस चुनावी महारैली के बाद थोड़ा सा हम मेन मुद्दा पे आते हैं। ये तो साइड मुद्दा हो गया, मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या जो आतंकवादियों का मकसद था हिंदू मुसलमान आंतरिक लड़ाई भारत में करवाना, क्या उसमें वो सफल रहे। इन 28 लोगों की मौत सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कुछ ऐसा करके वहां से चले गए जिससे भारत की आंतरिक लड़ाई 3 गुना 4 गुना बढ़ गई। सबसे बड़ी क्वेश्चन बीजेपी और भारत सरकार पे ये आ रहा है कि पहलगाम एक मोस्ट बिजिएस और टूरिस्ट प्लेस है। अगर जो कोई भी कश्मीर जाता है तो वो पहलगाम घूमने जरूर जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई भी एक सेना की टुकड़ी नहीं थी, वो आते हैं, आके आराम से पूछते हैं कि तुम हिंदू हो तो कलमा पढ़ो। कलमा अगर जो पढ़ लेता है उसको पैंट खुलवा के देखते भी हैं। तो उनके पास प्रॉपर समय है, वहां पे प्रॉपर समय होने के बाद वो आराम से आते हैं, एक एक लोगों को चुनते हैं और उनके पास ऐसा भी नहीं कि धड़ाधड़ गोलियां चला के चले गए। वो एक एक लोगों को देखते हैं, समझते हैं, उनसे बातें करते हैं, फिर मारते हैं। तो वो काफी लंबा प्रोसेस चला। लेकिन इस बीच में भारतीय सेना द्वारा कोई भी गोलीबारी नहीं हुई। इसका साफ सबूत यह है कि वहां पे दूर दूर तक भारतीय सेना नहीं थी और उसके बाद वो भाग जाते हैं। भागने के बहुत समय बाद वहां भारतीय सेना आती है और भारतीय सेना आकर के उनको पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इतना बिजिएस्ट टूरिस्ट प्लेस पर अभी तक वहां पे क्यों नहीं कोई सेना की टुकड़ी क्यों नहीं थी। इसका क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे यही बनता है कि क्या वो 28 लोगों की मृत्यु वहीं खत्म हो जाती है, या जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है वो इनके मन में डाल के भारत के लोगों को आंतरिक लड़ाई में वो कामयाब हो गए हैं। इस पे भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हमेशा रहते हैं, वो हमेशा टेररिस्ट को शरण देते हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एक तरफ जो लोग वहां से आए हैं बच के, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां के लोकल्स हमें नहीं बचाते तो शायद हम भी जिंदा वापस नहीं आते। वहीं पे एक आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति टेररिस्ट से डायरेक्ट लड़ गया, उनकी बंदूकें छीनने लगा और इसी बीच उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस बात का यह सबूत है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीरी पीपुल टेररिस्ट को शरण दे रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो फिर वहां की एक मुसलमान की मृत्यु शायद नहीं होती। अगला जो चीज वायरल हो रहा है कि कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि वो लोग रिक्शा को फ्री कर रहे हैं वहां से एयरपोर्ट तक के लिए। इसके अलावा कई लोग खाने पीने की चीजें फ्री कर रही हैं। तो जो इस बात का सबूत है कि इस तरीके से पूरी की पूरी कौम को बदनाम कर देना जो अपने देश के ही है, वो थोड़ा सा गलत है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ लोग वहां पे होंगे जो बैड एलिमेंट से मिले होंगे, उन टेररिस्ट से मिले होंगे, लेकिन इसमें पूरे लोगों को एक साथ बहा ले जाना थोड़ा सा गलत है। क्योंकि जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं और जो मृत्यु हुई है आदिल हुसैन की, वो ये बात को दर्शाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा हम गलत तरीके से सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत ने जो पाकिस्तान पे फैसला किया है, क्या वो सही है, क्या वो ऑप्टिमम है, क्या वो पूरा है। और इतना पूरा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब आश्वस्त हो चुके हैं कि इतना कुछ काफी है, अब मैं बिहार में चुनावी रैली करने जा सकता हूं। अब अगर वो चीज इनफ नहीं होती तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना समय नहीं होता कि वो उस हाई कमान की मीटिंग को छोड़ के बिहार की महासभा को संबोधित करने आते हैं और वहां पे अपने आंकड़े गिनाते हैं। और बिहार में उन्होंने क्या किया, एनडीए सरकार ने क्या किया, नीतीश कुमार की सरकार ने मिली भगत से क्या किया, वो आंकड़े गिनाने का समय शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं रहता। जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा प्री प्लानिंग भाषण था और क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या बोलना था, वो पूरी तरीके से तय हो गया था, लिख करके टेलीप्रॉम्प्टर पे सेट हो चुका था। तो क्या वो हमने जो पाकिस्तान पे किया है, क्या वो इनफ है या उसमें और करने की गुंजाइश है। सबसे पहली चीज कि उन आतंकवादियों को ढेर करना होगा। अगली चीज यह है कि हमें पता करना होगा कि कहां पे हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई, और उसके अगली बात सबसे बड़ी यह है कि कहां से वो लोग आए और कैसे वापस गए, इसकी भी पुष्टि करनी होगी। जब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो 6 साल में आज तक भारतीय सरकार लीक नहीं होने दी ये जानकारी, ये हमें नहीं पता। लेकिन इन चीजों को भारत की जनता के सामने सरकार को रखना सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। गोदी मीडिया जो अभी हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, उसको आप थोड़े समय के लिए न
मत देखें, क्योंकि वो एक तिनके को एक बारूद बना के छोड़ रही है। अब भारत एक तिनका अगर डाल रहा है पाकिस्तान पे, तो वो लोग ऐसा बताएंगे कि पूरा का पूरा एक जहाज हमने उधर ले जाकर उड़ा दिया। तो इससे काम नहीं चलेगा। हमने जो किया है अभी तक परफेक्ट इनफ नहीं है, बिल्कुल। उस 28 मौत के सामने ऐसा कह सकते हैं कि अगर 28 मौत पहाड़ हैं, तो जो हमने अभी किया है वो एक मॉलिक्यूल भी नहीं किया है। जितने भी हमने किए हैं वो सब प्रोटोकॉल्स थे और वो सब आम बातें थी, वो हम कभी भी कर सकते थे। इसमें सबसे बड़ा जो 4-5 जो फैसला अटारी बॉर्डर को बंद करना या पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान के लोगों को भेजना, इसमें सबसे जो अच्छा मेरे को लगा सिंधु समझौता को खारिज करना थोड़े समय के लिए। अब इससे थोड़ा सा चोट पहुंचेगा डेफिनेटली, इसमें इरिगेशन और बाकी सारी चीजों पे हमला बोला गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे लिए दुश्मन है, वो है आतंकवाद। उस आतंकवाद को अगर पाकिस्तान शरण दे रहा है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। और ये पहली बार नहीं है, 2014 से आपकी सरकार है, उसके बाद कई सारे इतने बड़े हमले हुए हैं, लेकिन आज तक उन हमलों का कारण भारतीय जनता को नहीं पता चला। और इसमें गोदी मीडिया हमें आज तक ये परफेक्ट जानकारी नहीं दे पाई है। तो इसके लिए सबसे पहली इन चीजों को हमें आंसर करिए कि भाई ये चूक कहां से हुई, किसकी गलती थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। उन 28 लोगों के साथ आप क्या करेंगे, उन परिवार के साथ क्या करेंगे, इसकी भी जवाबदेही आप दीजिए। उसके बाद आप चुनावी रैली करिए और बिहार में जब आप वोट मांगने जाइए तो आप जम्मू कश्मीर के पास जाकर के अगर ये बातें बोलते तो थोड़ा अच्छा लगता। आप दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा के 3000 किलोमीटर दूर आकर के बिहार में मधुबनी में एक गांव में झंझारपुर में आकर के आप इंग्लिश में ये बातें बोलते हैं, तो ये मेरे समझ से परे है। और भारत की जनता सबसे पहले उन सवालों का जवाब चाहती है। और ये आंकड़ा भारत की जनता को आप पेपर में भी दे सकते हैं, नीतीश कुमार भी बोल सकते थे, लेकिन अगर आपको बोलना था तो ये बाद में, आगे चल के बहुत समय है, अभी नवंबर तक चुनाव है, आप नवंबर तक इन बातों को बता सकते थे। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इन हमलों से पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने फिर से इंटरनल लड़ाई, देखिए इंटरनल लड़ाई लगाने का काम बार बार पाकिस्तान कर रही है। वो टेररिस्ट गया तो वो भारत हिंदू मुस्लिम करके यहां से गए, उन्होंने हमारी नब्ज पकड़ लिया है। उनको ये लग चुका है कि भारत में आंतरिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब वह बिल लागू हुआ तो ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि वह बिल के कारण आंतरिक लड़ाई उनकी बहुत पहले से चल रही है, जिसके कारण हुआ यह है कि अब उनकी अपनी जनता उनसे खफा है। तो हो सकता है कि यहीं की जनता ने इनका कत्ल कर दिया, इनका कहना यह है। बहरहाल ये बिल्कुल एक ऐसा कह सकते हैं कि चिंगारी मारने वाली बात है और ख्वाजा आसिफ इससे बच नहीं सकते। पाकिस्तान ने उनको शरण दिया है और उन्हीं के आतंकवादियों ने यह हमला किया, ये सबको पता है। इसके पीछे उनका हाथ है और उन आतंकवादियों का हाथ है। लेकिन भारतीय सरकार को, रक्षा मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री को सबसे पहले इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि वो जो आतंकवादी यहां से मार के गए हैं उनको सबसे पहले खत्म करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे विश्लेषण और सारे जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।